दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सीरीज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको अपनी सीट से चिपका देगी। ये कहानी है सर्वाइवल की, फ्रेंडशिप की और एक ऐसी मिस्टीरियस दुनिया की जहाँ हर खेल आपकी जिंदगी और मौत का फैसला करता है। यह है एलिस इन बॉर्डरलैंड की कहानी। एक ऐसा सफर जो आपको रोमांच, डर और इमोशंस के रोलर कोस्टर पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया का सफर। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है टोक्यो शहर में, जहां हम मिलते हैं अरिसु से। अरिसु एक टिपिकल गेमर है जो अपनी पूरी जिंदगी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिता देता है। उसकी दुनिया बस गेम्स तक ही सीमित है और बाहर की असली दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक दिन उसका बड़ा भाई उसके कमरे में आता है और उसे एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में ना जाने को लेकर जमकर डांटता है। भाई फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि अरिसु इस घर में बस एक पैरासाइट की तरह है जो किसी काम का नहीं। ये बात अरिसु को बहुत ही बुरी लगती है और वो तुरंत जवाब देता है कि अगर वो उसे यहाँ नहीं चाहिए तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। और अरिसु सच में अपना घर छोड़ देता है। बाहर निकलते ही वो अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को मैसेज करता है। पहला है कैरुबी, जिसे अभी अभी उसकी जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपनी बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था। दूसरा फ्रेंड है चोटा, जो आज अपने काम पर नहीं गया था। ये तीनों दोस्त जब एक साथ मिलते हैं तो शुरू हो जाती है मस्ती और बातें। वो बातचीत करते हैं कि अगर ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो क्या होगा। कैरुबी हंसते हुए कहता है कि अरिसु तो डेफिनेटली बच जाएगा क्योंकि वो बहुत ही होशियार है। लेकिन फिर अरिसु थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि कैरुबी और चोटा को एक साथ घूमना बंद कर देना चाहिए और अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहिए। कुछ सेकंड्स के लिए तीनों का मूड खराब हो जाता है और सन्नाटा छा जाता है। लेकिन फिर कैरुबी मूड को लाइट करने के लिए अरिसु को अपने कंधे पर बैठा लेता है और दोनों भीड़ में नाचने लगते हैं। वो सड़क के बीचों बीच मस्ती कर रहे होते हैं जिससे ट्रैफिक जैम होने लगता है। इस केओस से बचने के लिए तीनों दोस्त मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में भाग जाते हैं। लेकिन अचानक से बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जब थोड़ी देर बाद लाइट्स वापस आती है तो वो बाथरूम से बाहर निकलते हैं और जो नजारा उनके सामने होता है वो उन्हें शॉक कर देता है। पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली है, एक भी इंसान नहीं है। वो चारों तरफ देखते हैं लेकिन कहीं कोई नहीं दिखता। यहाँ तक कि उनके फोन्स पर भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा। तीनों कंफ्यूज्ड होकर इस स्टेशन के बारे में बात करते हैं। अरिसु थोड़ा पॉजिटिव होकर कहता है कि शायद ये इतना बुरा भी नहीं है, अब उन्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं और कोई उन पर नाराज या उनसे डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में एक बड़ी बिल्डिंग में लाइट्स जलती हैं और एक मैसेज डिस्प्ले होता है जो कहता है कि गेम जल्दी से शुरू होगा। एक एरो उन्हें डायरेक्शन दिखाता है कि उन्हें किस तरफ जाना है। ये मिस्टीरियस सीन तीनों दोस्तों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। वो एक दूसरी बिल्डिंग में एंटर करते हैं जहां और भी कई डायरेक्शंस मिलते हैं। वहां उनमें से हर एक को एक फोन मिलता है। तभी एक लड़की शिबुकी उनके पास आती है और बताती है कि उन्हें गेम खेलना होगा और ये कोई मजाक नहीं है। फिर एक और लड़की उनके ग्रुप में ज्वाइन करती है। उनके फोन्स पर इंस्ट्रक्शंस आने लगते हैं। पहले गेम का नाम होता है डेड और अलाइव और इसकी डिफिकल्टी लेवल है 3 ऑफ क्लब्स। गेम को जीतने के लिए उन्हें दी गई टाइम लिमिट में सही दरवाजा चुनना होगा। टाइम 2 मिनट्स से शुरू होता है और लगातार घटता जाता है। पहले रूम में वो लड़की एक डोर खोलती है और उसे तुरंत मार दिया जाता है क्योंकि वो गलत डोर था। अब ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है बल्कि लाइफ और डेथ का खेल है। दूसरे रूम में कैरुबी हिम्मत करके एक डोर खोलता है। थैंक गॉड उसने सही डोर चुना और वो सब अगले रूम में पहुंच जाते हैं। अगले रूम में पहुंचकर ग्रुप में आर्ग्यूमेंट होने लगती है कि अब क्या करना चाहिए, किसे अगला डोर खोलना चाहिए और कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। सब डरे हुए हैं और कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। आखिरकार अरिसु अपने ऑब्जर्वेशंस स्किल्स का यूज करता है। वो केयरफुली हर डोर को देखता है, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता है। उसका गेमर माइंड काम आता है और वो एक पैटर्न डिस्कवर करता है। उसकी इंटेलिजेंस और क्विक थिंकिंग की वजह से वो गेम को क्लियर कर पाते हैं। सभी सेफली बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो स्काई में 3 क्लब्स के कार्ड्स दिखते हैं। उन्हें अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है कि उन्हें 3 दिनों के लिए वीजा दिया गया है। इस कंफ्यूजिंग मैसेज को समझने से पहले ही एक आदमी वहां आता है। वो बताता है कि उसका वीजा आज खत्म हो रहा है और अब वो खेलना नहीं चाहता। वो थका हुआ है और डिफीटेड फील कर रहा है और फिर जो होता है वो सबको शॉक में डाल देता है। आसमान से एक लेजर बीम आती है जो उस आदमी को मार देती है। शिबुकी सबको बताती है कि अगर वो जीना चाहते हैं तो उन्हें गेम्स खेलते रहना होगा, बिना वीजा के वो मर जाएंगे। पहला एपिसोड एक लड़की युसाकी के साथ एंड होता है
जो छत पर खड़ी होकर उस खतरनाक लेजर्स से भरे आसमान को देख रही है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन और सैडनेस दोनों नजर आते हैं। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है युसागी के फ्लैशबैक से। हम देखते हैं कि वो अपने फादर के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने जाती है। उसके फादर उसे सिखाते हैं कि लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार मानना नहीं चाहिए। ये सीन्स बहुत ही इमोशनल हैं और हमें युसागी के कैरेक्टर को समझने में मदद करते हैं। इस टचिंग फ्लैशबैक के बाद कहानी हमें फिर से टोक्यो की उसी मिस्टीरियस दुनिया में ले जाती है। हम देखते हैं कि चोटा और अरिसु बात कर रहे होते हैं। चोटा एक्सप्लेन करता है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं कर रहे, लेकिन पुराने जमाने के रेडियोस पर कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज काम करते हैं। ये डिस्कवरी बाद में इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। बाद में चारों फ्रेंड्स एक साथ खाना खाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर के लिए वो भूल गए हैं कि वो एक खतरनाक दुनिया में फंसे हुए हैं। कैरुबी कैजुअली शिबुकी से पूछता है कि जब सब गायब हो गए थे तब वो कहाँ थी। बातचीत करते हुए शिबुकी रिवील करती है कि उनसे मिलने से पहले वो एक और गेम खेल चुकी है। ये सुनकर कैरुबी तुरंत उसे ब्लेम करता है। वो कहता है कि डेफिनेटली उसने दूसरे प्लेयर्स को बैट के रूप में यूज किया होगा अपने बचने के लिए। शिबुकी बिना किसी गिल्ट के जवाब देती है कि उसने वही किया जो सरवाइव करने के लिए जरूरी था। उसकी इस बात से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। इस अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन के बाद अरिसु सोचने लगता है कि कुछ तो अजीब है। वो और उसके फ्रेंड्स कल ही इस वर्ल्ड में आए, लेकिन शिबुकी कुछ दिन पहले आई थी। तो फिर ये सब कैसे काम करता है? क्या अलग अलग लोग अलग अलग टाइम्स पर यहाँ आते हैं? वो सब इस मिस्टीरियस सिचुएशन के बारे में थ्योरीज बनाते हैं। अरिसु अपनी थ्योरी शेयर करता है कि जरूर कोई गेम मास्टर होना चाहिए जिसने इस पूरे गेम को प्लान किया है। शिबुकी एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी रखती है कि शायद वो सब एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हैं, असली दुनिया का एक सिमुलेशन। जबकि चोटा का मानना है कि जो भी हो रहा है वो शायद भगवान का काम है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन। लेकिन फिलोसॉफिकल डिस्कशन के बीच में एक सीरियस प्रॉब्लम है। चोटा ने पहले गेम में अपना पैर बुरी तरह से जला लिया था और अब वो दर्द से तड़प रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और उसे मेडिकल हेल्प की सख्त जरूरत है। कैरुबी डिसाइड करता है कि वो कुछ और डेज का वीजा अर्न करने के लिए एक और गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे वो बाहर जाकर डॉक्टर ढूंढ पाएंगे या कम से कम इस गेम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। वो एक नए गेम वेन्यू पर पहुंचते हैं और वहां 10 लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। उनमें से एक है युसागी, वही लड़की जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। गेम का नाम है टैग और डिफिकल्टी लेवल है 7 ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स कैटेगरी की गेम सबसे डेंजरस होती हैं, क्योंकि इसमें फिलोसॉफिकल वेलफेयर और बिट्रेयल शामिल होता है। गेम के इंस्ट्रक्शंस सिंपल हैं लेकिन डेडली। एक पर्सन को टैगर बनाया जाएगा और वो मास्क पहने हुए होगा और बाकी प्लेयर्स को टैग होने से पहले बचना है। साथ ही उन्हें एक सीक्रेट सिंबल ढूंढना होगा जो कहीं छुपा हुआ है और उन्हें 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। गेम शुरू होते ही केओस मच जाता है। टैगर एक लंबा आदमी है जो हॉर्स का मास्क पहने हुए है और हाथ में गन लेकर ब्लाइंडली लोगों को शूट कर रहा है। प्लेयर्स भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इस पैनिक के बीच में शिबुकी चोटा को ढूंढती है और उससे कहती है कि सरवाइव करने के लिए उन दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा। केओस के बीच में हम देखते हैं कि टैगर ने ऑलरेडी आधे प्लेयर्स को मार दिया है। बचे हुए लोग समझ जाते हैं कि अकेले सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अरिसु और युसागी सिंबल को ढूंढेंगे, जबकि बाकी लोग टैगर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैरुबी और 2 अन्य प्लेयर्स ब्रेवली टैगर से लड़ते हैं, उसका ध्यान भटकाते हैं। इसी बीच अरिसु अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज करके पता लगाता है कि सिंबल कहाँ हो सकता है। अब वो उस रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ एक और गार्ड होता है जो उसे रोकता है। साथ ही उसे पता चलता है कि गेम को क्लियर करने के लिए उसे एक साथ 2 अलग अलग बटन्स प्रेस करने होंगे, यानी 2 प्लेयर्स की जरूरत है। गार्ड से लड़ते हुए अरिसु मदद के लिए चिल्लाता है। युसागी उसकी आवाज सुनती है और अपनी रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स का यूज करते हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चढ़ जाती है। वो एक्रोबैटिकली मूव करती है और अरिसु तक पहुंच जाती है। दोनों मिलकर गार्ड को हराते हैं और बटन्स प्रेस करते हैं और गेम क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ कैरुबी और एक प्लेयर एग्यूनी मिलकर टैगर को हरा देते हैं। लेकिन जो अगला सीन होता है वो सबको शॉक कर देता है। टैगर और दूसरे गार्ड्स के गले में पहने कॉलर्स फट जाते हैं और वो मर जाते हैं। कैरुबी टैगर का फोन उठाता है जिस पर लिखा होता है गेम ओवर। इस शॉकिंग डिस्कवरी के बाद सबको समझ में आ जाता है कि गार्ड्स भी उन्हीं की तरह फोर्स्ड प्लेयर्स थे। वो भी गेम खेलने के लिए मजबूर थे, वो भी सरवाइव करना चाहते थे। कैरुबी के चेहरे पर गिल्ट और सैडनेस साफ दिखती है। तभी कैरुबी को एक डेड प्लेयर की जेब में रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस मिलती है। वो उसे उठाता है और उसमें से एक मिस्टीरियस आदमी की आवाज आती है।
वॉइस कहती है कि जवाब अब उनके हाथों में है और उन्हें बीच के पास लौट जाना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक सोम्बेर नोट पर होती है। हम अरीसू को उसके रूम में देखते हैं, जो डेड गार्ड के बारे में सोचकर गिल्ट फील कर रहा है। उसकी आंखों में पेन और कंफ्यूजन है। वो सोच रहा है कि क्या वो लोग जिन्हें वो एनिमीज समझते थे एक्चुअली विक्टिम्स थे। युसागी उसके पास आती है और जेंटली समझाती है कि सरवाइव करने के लिए कभी कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो कहती है कि इस वर्ल्ड में सही और गलत की लाइंस ब्लर हो जाती है। इस इमोशनल कॉन्वर्सेशन के बाद चोटा और शिबुकी घर लौटते हैं और उन्हें रेडियो और बीच के बारे में बताते हैं। चारों फ्रेंड्स मिलकर डिस्कस करते हैं। उन्हें 3 बीचेस के बारे में पता है जो उनके आसपास है। वो जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चोटा अपने इंजर्ड लेग की वजह से ठीक से चल नहीं सकता। इसके अलावा अरीसू, चोटा और शिबुकी तीनों का वीजा खत्म होने वाला है। कैरुबी सजेस्ट करता है कि वो आज एक और गेम में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकें और फिर बीच को ढूंढेंगे। इस पर सभी एग्री करते हैं और एक नए गेम वेन्यू की तरफ बढ़ते हैं। वो एक अबेंडन्ड थीम पार्क में एंटर करते हैं जो अंधेरे में डरावनी लग रही है। वहाँ पहुंचकर उन्हें गेम के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। सामने टेबल पर तरह तरह के हथियार रखे हैं जिनका वो यूज कर सकते हैं। उन्हें वहाँ पर रखे गॉगल्स पहनना होगा। डिफिकल्टी लेवल है 10 ऑफ हार्ट्स। ये देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हार्ट्स गेम्स सबसे ब्रूटल होते हैं। उनमें प्लेयर्स को एक दूसरे के दिलों के साथ खेलना पड़ता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है। गेम का नाम है हाइड एंड सीक। प्लेयर्स में से एक को वुल्फ का रोल असाइन किया जाएगा और बाकी 3 को शीप बनाया जाएगा। वुल्फ का रोल आई कांटेक्ट से ट्रांसफर होगा। गेम एंड होने पर जो वुल्फ होगा वही जीतेगा और बाकी सबको उनके गले में बंधे कॉलर से मार दिया जाएगा। इसलिए बाकियों को वुल्फ का पीछा करना होगा और उसे आई कांटेक्ट बनाकर रोल को पास करना होगा। पहले चोटा को वुल्फ का रोल मिलता है। वो तुरंत भागना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही सबको समझ में आ जाता है कि वुल्फ का रोल आई कांटेक्ट से दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। ये जानने के बाद एक वियर्ड कैट एंड माउस चेज शुरू हो जाता है जहाँ कोई भी वुल्फ नहीं बनना चाहता। वुल्फ का रोल चोटा से अरीसू को और फिर अरीसू से कैरुबी को ट्रांसफर होता है। सब भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, एक दूसरे से आई कांटेक्ट बनाने से बच रहे हैं। अब आखिरकार रोल कैरुबी से शिबुकी को चला जाता है। जब शिबुकी वुल्फ बनती है तो वो सरवाइव करने के लिए दौड़ना शुरू करती है और छुपने की कोशिश करती है। रोल फिर शिबुकी से अरीसू को ट्रांसफर हो जाता है। अरीसू भाग जाता है और छुपने की कोशिश करता है। वो अपने सिर से गॉगल्स हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हट नहीं रहे। वो ट्रैप्ड एंड हेल्पलेस फील करता है। चोटा कॉर्नर में छुपकर भगवान से प्रे करता है। इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में सबके असली कलर्स बाहर आने लगते हैं। लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। कैरुबी एंग्री होकर कहता है, Why they even become friends? शिबुकी डिफेंसिवली कहती है, She only cares about herself. चोटा हेल्पलेसली रोता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम कम होता है उन्हें अपने साथ बिताए खूबसूरत मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो फ्लैशबैक्स देखते हैं जब वो साथ में हंसते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली सच्चे दोस्त हैं और ये गेम उनसे अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज छीनने की कोशिश कर रहा है, जो थी उनकी फ्रेंडशिप। अरीसू फाइनली डिसाइड करता है कि वो और नहीं भागेगा। वो गेम छोड़ना चाहता है और किसी और को वुल्फ का रोल देना चाहता है। वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अब दूसरे उससे छुप रहे हैं क्योंकि कुछ ही सेकंड्स बचे हैं और कोई भी मरना नहीं चाहता। अंत में कैरुबी अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए अरीसू के सामने आता है, लेकिन इमोशनल मोमेंट में अरीसू कैरुबी की आंखों में नहीं देख पाता। वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना नहीं चाहता। टाइम खत्म हो जाता है और कॉलर एक्टिव हो जाता है। जो सीन अगला होता है वो बेहद दिल दहला देने वाला है। कैरुबी, चोटा और शिबुकी तीनों मारे जाते हैं। अरीसू के सामने उसके सबसे अच्छे दोस्त जिनके साथ उसने अपनी पूरी लाइफ बिताई थी वो मर जाते हैं। अरीसू टूट जाता है, चिल्लाता है, रोता है। उसकी आंखों में ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अरीसू सोचता है कि अब उसके जब दोस्त ही नहीं रहे तो क्या उसे अब जिंदा रहना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है युसागी के साथ। हमें उसका डेली रूटीन देखने का मौका मिलता है इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में। वो अकेली है, फोकस्ड है और हर दिन सरवाइव करने के लिए गेम्स खेलती है। उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है जो उसे आगे बढ़ाती रहती है। हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहां यंग युसागी अपने फादर के साथ पहाड़ चढ़ रही है। उसके फादर उससे कहते हैं कि ये माउंटेन क्लाइंबिंग ही एकमात्र जगह है
जहां वो ट्रूली अलाइव फील करते हैं, जहां लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस मैटर नहीं करती। युसागी इस बात पर सहमत होती है और कहती है कि वो भी यहाँ पर अपने असली सेल्फ को पाती है। लेकिन ये ब्यूटीफुल मोमेंट जल्द ही ट्रेजिक टर्न ले लेता है। हमें पता चलता है कि उसके फादर किसी स्कैंडल में फंस गए थे और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में गायब हो गए। यंग युसागी के लिए ये डिवास्टिंग था। उसने अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खो दिया। फ्लैशबैक से वापस आकर हम देखते हैं कि एक बरसात के दिन युसागी सड़क पर पड़े अरिसू से टकराती है। अरिसू बुरी हालत में है, टूट चुका है और लिटरली मरना चाहता है। अपने फ्रेंड्स को खोने का ट्रॉमा उसे अंदर से खा गया है। उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। युसागी उसे देखती है और इंस्टेंटली उसका दर्द समझ जाती है। वो खुद भी ऐसे फेज से गुजर चुकी है। जब उसने अपने फादर को खोया था, वो अरिसू को उठाती है और उसकी केयर करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। अरिसू पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, वो तो अपने फ्रेंड्स की तरह ही मरना चाहता था। युसागी उसे जेंटली बताती है कि वो इस फीलिंग को समझती है। जब उसने अपने फादर को खोया था तो वो भी ऐसा ही फील करती थी, जैसे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन उसने सीखा कि गिविंग अप कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसने खुद को एक प्रॉमिस किया था कि वो सरवाइव करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे अरिसू में फिर से जीने की इच्छा जागने लगती है। युसागी के वर्ड्स और केयरिंग की वजह से वो रियलाइज करता है कि अगर वो यहाँ मर गया तो उसके फ्रेंड्स का सेक्रीफाइस व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने चाहा था कि वो जिए और अब वो उनकी मेमोरी को ऑनर करने के लिए जिएगा। युसागी आखिरकार अरिसू को कन्विंस कर लेती है कि वो अपने वीजा को एक्सपायर होने नहीं देगा और एक नए गेम में पार्टिसिपेट करेगा। दोनों साथ में एक नए गेम वेन्यू की तरफ बढ़ते हैं। गेम एक डार्क टनल रोड में होने वाला है, जो ऑलरेडी बहुत ही ऑमिनस लग रहा है। वो दोनों एक बस में चढ़ते हैं और वहाँ 3 और प्लेयर्स को पाते हैं। ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने टुगेदर 4 गेम्स क्लियर किए हैं। उनके नाम है टेटा, एक ऑप्टिमिस्टिक गाय, और 2 और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखते हैं। गेम के इंस्ट्रक्शंस आते हैं और सबको पता चलता है कि गेम का नाम है डिस्टेंस। प्लेयर्स को सेफली सही डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा। डिफिकल्टी लेवल है 5 ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स गेम्स फिजिकल चैलेंजेस और एंड्योरेंस टेस्ट होते हैं। वो बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है। इसका मतलब कि उन्हें पैदल ही टनल के थ्रू जाना होगा। एक प्लेयर टैटा के पैर में मोच आ गई है और वो ठीक से दौड़ नहीं सकता। वो अपने टीममेट्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद पीछे रहने को तैयार हो जाता है। बाकी 4 प्लेयर्स टनल में दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उन्हें एक पैंथर मिलता है, एक रियल डेडली पैंथर जो उनका शिकार करने के लिए रिलीज किया गया था। पैंथर तेजी से उनके पीछे आता है और एक प्लेयर को कैच कर लेता है। वो उसे मार देता है, जबकि बाकी भागकर बच जाते हैं। इस हॉरिफाइंग एक्सीडेंट के बाद वो आगे बढ़ते हैं। अरिसू अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का फिर से यूज करता है। उसे रास्ते में एक मोटरसाइकिल दिखती है। वो नोटिस करता है कि ये डीजल से चलती है। उसे याद आता है कि जिस बस को उन्होंने स्टार्ट किया वो भी डीजल की थी और उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स नहीं थे, इसलिए वो स्टिल काम कर सकती है इस वर्ल्ड में। अरिसू फौरन एक प्लान बनाता है। वो युसागी और बाकी टीम मेंबर्स को आगे दौड़ने के लिए कहता है डेस्टिनेशन की तरफ। मीनवाइल वो मोटरसाइकिल से फ्यूल निकालकर बस तक वापस जाएगा, टैटा को बचाएगा और फिर सबको पिक करेगा। युसागी और दूसरा प्लेयर आगे बढ़ते हैं और तेजी से दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। टनल आगे बंद है। वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेस्टिनेशन एक्चुअली कहाँ है। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्हें एक क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। पीछे देखने पर उन्हें रियलाइज होता है कि कंक्रीट वॉल टूटने वाली है और टनल में पानी भरने वाला है। अब बहुत ही तेजी से पानी टनल में घुसने लगता है। दोनों वापस दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। दूसरा प्लेयर पानी में फंस जाता है, जिसे बचाया नहीं जा सकता और अब वो पानी में डूब जाता है। युसागी बुरी तरह से स्ट्रगल करती है पानी से बचने के लिए। थैंकफुली अरिसू टाइम पर बस लेकर पहुंच जाता है और युसागी बस में चढ़ जाती है जस्ट इन टाइम। टैटा भी सेफ होता है। वो सब तेजी से बस को एक साइड में ले जाते हैं क्योंकि पानी अभी भी आ रहा है। जब पानी का लेवल थोड़ा सेटल होता है तो तीनों बस के टॉप पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वर्ड गोल लिखा हुआ मिलता है। उन्हें फाइनली समझ में आ जाता है कि बस ही उनका डेस्टिनेशन था। गेम मास्टर ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया था कि डेस्टिनेशन कहीं दूर है, जबकि असल में सेफ्टी वही थी जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। गेम क्लियर होने के बाद अरिसू का माइंड फिर से उस मिस्टीरियस रेडियो मैसेज पर जाता है। वो युसागी से कहता है कि वो पता लगाना चाहता है कि इस डेंजरस गेम का मास्टरमाइंड कौन है। कौन है ये लोग जो उन्हें मार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। अब दोनों एक बाइक राइड करते हैं
और एक ब्रिज को क्रॉस करते हुए बीच की तरफ बढ़ते हैं। अब 5वें एपिसोड में अरिसु एक गेम वेन्यू पर जाता है, लेकिन इस बार वो एक्चुअली गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो बाहर खड़े प्लेयर्स से पूछता है कि क्या उन्होंने बीच के बारे में कुछ सुना है। कुछ लोग कंफ्यूज्ड लुक देते हैं, कुछ डर जाते हैं। अरिसु और युसागी बीच को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। वो डिफरेंट गेम वेन्यूज को फॉलो करते हैं और प्लेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं। अरिसु नोटिस करता है कि कुछ प्लेयर्स अपनी रिस्ट पर लॉकर कीज पहने हुए हैं। ये थोड़ा अनयूजुअल है। उन प्लेयर्स का पीछा करते हुए अरिसु और युसागी आखिरकार एक बड़ी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्डिंग एक ग्रैंड 5 स्टार होटल जैसी दिखती है, बिल्कुल बीच रिसोर्ट की तरह। लेकिन टोक्यो के बीच में ऐसी जगह, ये डेफिनेटली वो बीच है जिसके बारे में रेडियो मैसेज था। लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज जाते हैं, दोनों को पीछे से हिट किया जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को बीच के मेन हॉल में पाते हैं। उनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो स्विम सूट्स पहने हुए हैं। ये लोग सरप्राइजिंगली फ्रेंडली होते हैं और उनका वेलकम करते हैं। लेकिन उनके बीच का एक पर्सन क्लियरली लीडर लगता है। उसे सब हेटर बुलाते हैं। वो एक्सेंट्रिक दिखता है, हमेशा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक डेंजरस इंटेलिजेंस है। अरिसु डायरेक्टली पॉइंट पर आता है और कहता है कि वो इस गेम के बारे में आंसर्स ढूंढ रहा है। हेटर स्माइल करता है और कहता है कि वो सही जगह आया है। वो उन्हें एक बड़े रूम में ले जाता है जहां एक वॉल पर बहुत सारे प्लेइंग कार्ड्स डिस्प्ले किए हुए हैं। हेटर एक्सप्लेन करता है कि हर गेम जीतने पर प्लेयर्स को एक कार्ड मिलता है और अगर कोई सारे कार्ड्स कलेक्ट कर ले सभी सूट्स के सभी नंबर्स, तो वो इस वर्ल्ड को छोड़कर नॉर्मल वर्ल्ड में वापस जा सकता है। लेकिन ये एक अकेले इंसान के लिए इम्पॉसिबल है इतने बड़े गेम को जीतना, इसीलिए बीच बनाया गया था। हेटर का विजन है कि सब प्लेयर्स मिलकर काम करें, गेम्स जीतें और कार्ड्स कलेक्ट करें, और जब सारे कार्ड्स इकट्ठे हो जाएं, तो वो कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे कि किसे वापस भेजा जाए नॉर्मल वर्ल्ड में। बीच एक टायर सिस्टम पर काम करता है। प्लेयर्स को उनके द्वारा जीते गए कार्ड्स के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं और रैंकिंग होती है। टॉप प्लेयर्स को एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है जो डिसीजंस लेते हैं। बीच के 3 रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर 1, जहां भी जाओ स्विम सूट पहनो ताकि कोई कार्ड्स छुपा ना सके। रूल नंबर 2, सभी मेंबर्स द्वारा जीते गए कार्ड्स बीच की प्रॉपर्टी है, पर्सनल नहीं। रूल नंबर 3, सभी ट्रेटर्स को डेथ मिलती है। इसका मतलब है कि अगर कोई बीच के अगेंस्ट जाता है तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। हेटर फाइनली कहता है कि टेक्निकली अगर उन्हें एक कंप्लीट सेट मिल जाए तो वो किसी दूसरे इंसान को भी नॉर्मल वर्ल्ड में भेज सकते हैं। अरिसु और युसागी चारों तरफ देखते हैं। बीच एक छोटा कम्युनिटी लगता है जहां लोग सीमिंगली पीसफुली रहते हैं, लेकिन कुछ अजीब भी है। कुछ लोगों में टेंशन दिखती है, हिडन एजेंडास फील होते हैं। हेटर अनाउंस करता है कि उसने 2 नए गेम्स डिस्कवर किए हैं। वो सभी मेंबर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। हर ग्रुप एक अलग गेम खेलने जाएगा। अरिसु को एक एग्जीक्यूटिव एन के साथ एक टेस्ट गेम में भेजा जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या वो बीच के लिए वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। टेस्ट गेम सिंपल लगता है लेकिन ट्रिकी है। एक रूम में एक लाइट बल्ब है और बाहर 3 स्विचेस हैं। वाटर लेवल राइज कर रहा है और अगर वो इलेक्ट्रिक सर्किट तक पहुंच गया तो सब इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगा। चैलेंज ये है कि कौन सा स्विच किस बल्ब को कंट्रोल करता है, ये पता करना है बिना बल्ब को देखे। अरिसु गहराई से सोचता है और फिर एक क्लेवर सॉल्यूशन निकालता है। वो एक स्विच को ऑन करता है कुछ देर के लिए, फिर उसे ऑफ करके दूसरा स्विच ऑन करता है। फिर वो प्लेयर क्वीना को भेजता है चेक करने के लिए। क्वीना बताती है कि बल्ब गर्म है लेकिन बुझा हुआ है। अरिसु एक्सप्लेन करता है कि जो स्विच पहले ऑन किया गया वो बल्ब को गर्म कर गया, लेकिन अब ऑफ है इसलिए बल्ब बुझा है पर गर्म है। इस तरह वो गेम क्लियर करते हैं। एन अरिसु की इंटेलिजेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। अरिसु वापस बीच पर लौटता है और युसागी से मिलता है। थोड़ी देर में ड्रामेटिकली एंट्रेंस होता है एग्यूनी और उसकी मिलिटेंट टीम का। वो हेविली आर्म्ड हैं और एग्रेसिव वाइब देते हैं। क्वीना क्वाइटली अरिसु को बताती है कि ये बीच के मिलिटेंट्स हैं और इनसे दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन कोइंसिडेंटली अरिसु और एग्यूनी आपस में टकरा जाते हैं। सिचुएशन तनावपूर्ण हो जाती है, लेकिन हेटर वहां पहुंचता है और दोनों के बीच पीस बनाता है। वो सभी एग्जीक्यूटिव्स की एक मीटिंग बुलाता है और अरिसु को भी इनवाइट करता है। मीटिंग में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। हेटर बताता है कि फेस कार्ड्स कहीं भी अपेयर नहीं हुए हैं गेम्स में, या फिर कुछ स्पेशल है, इसलिए वो शायद गेम का हिस्सा नहीं है या फिर कुछ स्पेशल है उनके बारे में। अभी उनके पास जो एकमात्र कार्ड मिसिंग है वो है 10 ऑफ हार्ट्स। हेटर ये भी बताता है कि उसका वीजा जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है, इसलिए वो अगले गेम में पार्टिसिपेट करेगा। मीटिंग एंड होने के बाद हेटर अरिसु को ड्रिंक्स के लिए बुलाता है। दोनों अकेले में बात करते हैं। हेटर फिलोसॉफिकली कहता है कि एक ट्रू हीरो बड़े सेक्रीफाइस से पैदा होता है।
अरिसु को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये बात उसके दिमाग में रह जाती है और यहीं ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं छठे एपिसोड की शुरुआत मॉर्निंग से होती है। युसागी अरिसु के डोर को नॉक करती है और उसे जगाती है। अरिसु उठता है तो युसागी कहती है कि उन्हें इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए बीच के बारे में, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। अरिसु इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए दूसरे बीच मेंबर्स से कैजुअली बात करना शुरू करता है। वो पूछता है कि गेम्स कैसे काम करते हैं, कार्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स कौन हैं। लोग थोड़ा हेजिटेट होते हैं लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अब सडनली अरिसु एक गन शॉट की आवाज सुनता है। वो देखता है कि हेटर के 3 आर्म्ड मैन एक डंपस्टर से दूर जा रहे हैं और वो भी सस्पिशियस तरीके से। अरिसु कॉशियसली डंपस्टर के पास जाता है और अंदर देखता है तो वहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं। अब अरिसु को क्वीना और उसकी फ्रेंड चीसिया मिलते हैं। चीसिया बहुत ही काम और कैलकुलेटेड पर्सन है। वो हमेशा हुड पहने रहता है। क्वीना अरिसु को बीच के तीसरे रूल के बारे में याद दिलाती है। सभी ट्रेटर्स को डेथ मिलती है। ये बॉडी शायद उन लोगों की है जिन्होंने बीच को बिट्रे करने की कोशिश की थी। चीशिया और अरिसु प्राइवेट में बात करते हैं। चीशिया रिवील करता है कि मिलिटेंट्स हैटर को कभी भी मार सकते हैं और पावर सीज कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि वो कार्ड्स चुराने और बीच को छोड़ने का प्लान भी बना रहा है। वो अरिसु को इसमें शामिल होने के लिए ऑफर करता है। उसी टाइम हैटर को एक गेम में अपना वीजा एक्सटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। पूरा बीच उसे विदा करता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे वापस लाया जाता है क्रिटिकली इंजर्ड और गोली लगी हुई हालत में। अब हैटर मर चुका है। एग्जीक्यूटिव्स तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। सवाल उठता है कि अब नया लीडर कौन होगा। अग्यूनी अपने आर्म्ड मैन के साथ वहाँ पहुँचता है और इंटिमिडेटिंगली सबकी तरफ देखता है। उसके आदमी एग्जीक्यूटिव्स पर गन पॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव्स के पास कोई चॉइस नहीं बचती। उन्हें एग्यूनी को नया लीडर वोट करना पड़ता है, वरना वो सबको मार देगा। एग्यूनी ऑफिशियली नया हेटर बन जाता है। पावर डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। इस केओस के बीच में चीशिया अरिसु को अपने प्लान में हेल्प करने के लिए कन्विंस कर लेता है। जब अग्यूनी नए लीडर के रूप में अपना स्पीच दे रहा होता है तो चीशिया और अरिसु क्वाइटली लीडर के रूम में घुस जाते हैं जहां सारे कार्ड्स रखे हैं। चीशिया ने अरिसु को एक कोड बताया था सेफ ओपन करने के लिए। अरिसु नर्वसली कोड एंटर करता है लेकिन सेफ नहीं खुलता क्योंकि कोड गलत होता है। अलार्म बजने लगता है। अरिसु को सडनली रियलाइज होता है कि चीशिया ने उसे फ्रेम किया है। अब गार्ड्स आकर अरिसु को पकड़ लेते हैं। उसे एक चेयर पर बांध दिया जाता है। मिलिटेंट्स उसे बताते हैं कि उसका वीजा एक्सपायर हो चुका है और अब उसे माफ नहीं किया जाएगा। अरिसु हेल्पलेसली स्ट्रगल करता है। युसागी को भी ढूंढ लिया जाता है और उसके साथ भी बुरा सलूक किया जाता है। मीनवाइल चीशिया वापस से लीडर के रूम में जाता है। इस बार वो असली कोड यूज करता है और सेफ को खोल लेता है। इसके बाद वो सारे कार्ड्स चुरा लेता है। उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। उसने अरिसु को डिस्ट्रैक्शन के तौर पर यूज किया। चीशिया बीच से एस्केप करने के लिए तैयार हो जाता है। वो क्वीना के साथ थोड़ी बात करता है। क्वीना उसे कहती है कि उसे अरिसु को फ्रेम करने के लिए गिल्टी फील करना चाहिए, लेकिन चीशिया इमोशनलेसली कहता है कि सर्वाइवल में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। जैसे ही चीशिया बाहर निकलने वाला होता है वो रुक जाता है। बीच के बाहर रेड लेजर्स दिख रहे होते हैं, वो लेजर्स जो गेम अरीनास को मार्क करते हैं। पूरा बीच एक गेम अरीना बन चुका है जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। अब मॉनिटर्स और स्पीकर्स ऑन होते हैं। एक मैकेनिकल वॉइस अनाउंस करती है कि सभी बीच मेंबर्स को लॉबी में इकट्ठा होना है गेम खेलने के लिए। अरिसु को छोड़कर सभी लॉबी में गैदर होते हैं क्योंकि वो अभी भी बंधा हुआ होता है। सबको अपने फोटोज मिल जाते हैं। सडनली एक वुमेन फर्श पर गिर जाती है। उसकी चेस्ट पर नाइफ घुसा हुआ होता है और वो मर चुकी होती है। सभी शॉक्ड हैं कि उसे किसने मारा। अब गेम के इंस्ट्रक्शंस आते हैं। गेम का नाम होता है विच हंट और डिफिकल्टी लेवल है 10 ऑफ हार्ट्स। वही कार्ड जो बीच को कंप्लीट करता है। गेम का ऑब्जेक्टिव है उस पर्सन को ढूंढना जिसने उस वेमन को मारा है और उसे फायर ऑफ जस्टिस में जलाना है। इसके लिए टाइम लिमिट होती है 2 घंटे और यहीं पर ये 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 7वें एपिसोड में विच हंट गेम पूरी तरह से शुरू हो जाता है। लॉबी में खड़े सारे प्लेयर्स उस मरी हुई गर्ल मोमोका को देख रहे होते हैं। उसके चेस्ट पर नाइफ का वुंड है और खून फर्श पर फैल चुका होता है। कुछ एग्रेसिव प्लेयर्स तुरंत आसाही की तरफ इशारा करने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं कि आसाही ही मर्डरर होना चाहिए क्योंकि वो मोमोका की क्लोज फ्रेंड थी। साइकोलॉजी में अक्सर क्लोजेस्ट पर्सन ही मर्डरर होता है। अब भीड़ का गुस्सा बढ़ने लगता है और कुछ लोग आसाही को पकड़कर उस फायर ऑफ जस्टिस की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी मीरा सामने आ जाती है और सबको रोक लेती है। वो जोर से कहती है कि ये गलत है।
बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। अगर वो गलत पर्सन को आग में फेंक देते हैं तो गेम क्लियर नहीं होगा, सब मारे जाएंगे। अब एन जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो आगे बढ़ती है और कहती है कि उन्हें सिस्टमेटिकली सोचना होगा। उसका सजेशन है कि हर किसी को बताना होगा कि वो पिछले 1 घंटे में क्या कर रहा था। तभी एन अपने हाथ में एक खून से सना हुआ हैंकरचीफ पकड़ी हुई दिखती है। लोग शॉक्ड होकर उसे पूछते हैं कि ये कहां से आया। एन नर्वस होकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और शॉकिंग रिवीलेशन होता है। हेटर की भी हत्या हो चुकी है। ये सुनकर हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एग्यूनी अपने आर्म्ड मैन के साथ आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों दिखाई देते हैं। एग्यूनी लाउडली अनाउंस करता है कि इस रूम में हर कोई विच हो सकता है उसके अलावा, क्योंकि उसके पास गन्स और पावर है। वो कहता है कि विच को खुद आगे आना चाहिए, वरना वो हर एक को आग में फेंकना शुरू कर देगा। उसके आदमी कुछ इनोसेंट प्लेयर्स को रैंडमली पकड़ने लगते हैं। वो उन्हें फायर ऑफ जस्टिस की तरफ घसीटते हैं। प्लेयर्स डेस्परेटली चिल्लाते हैं, मर्सी मांगते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। पहला प्लेयर फायर में फेंका जाता है। उसकी हॉरिफाइंग स्क्रीम्स पूरे बीच में गूंजती है, लेकिन गेम क्लियर नहीं होता। इसका मतलब है कि वो पर्सन विच नहीं था। इसका मतलब एक और इनोसेंट इंसान मारा गया। एक के बाद एक इनोसेंट प्लेयर्स को फायर में फेंका जाता है। इस बीच यूसागी की मुलाकात टेट्टा से होती है। दोनों एक साथ मिलकर छुपने की जगह ढूंढते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सच का पता लगाना होगा, बजाय इस मैडनेस में फंसे रहने के। वहीं एक दूसरे फ्लोर पर क्वीना एन को एक रूम में कुछ सर्च करते हुए देखती है। एन बताती है कि वो एक स्पेशल केमिकल ढूंढ रही है जो फिंगरप्रिंट्स को रिवील कर सकती है। अगर वो उस केमिकल को नाइफ पर लगा दे तो मर्डरर के फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे जाएंगे। दोनों मिलकर उस केमिकल को ढूंढती हैं और नाइफ को एग्जामिन करना शुरू करती हैं। लेकिन तभी एग्यूनी का एक डेंजरस गार्ड लास्ट बॉस उनके रास्ते में आ जाता है। क्वीना एन से कहती है कि वो जाए और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। वो लास्ट बॉस को खुद हैंडल कर लेगी। अब क्वीना और लास्ट बॉस के बीच में एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। फाइट के दौरान दोनों एक दूसरे को अपनी बैक स्टोरीज बताते हैं। लास्ट बॉस बताता है कि वो एक ब्लॉगर था जिसे कभी भी वो अटेंशन नहीं मिला जो वो डिजर्व करता था। जब ये नई दुनिया आई तो उसे फाइनली एक चांस मिला कुछ बनाने का, एक फियर्ड वॉरियर बनने का। अब क्वीना अपनी स्टोरी शेयर करती है। वो एक्चुअली एक बॉय के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन हमेशा से एक गर्ल की तरह फील करती थी। उसके फादर मार्शल आर्ट्स के इंस्ट्रक्टर थे और उन्होंने क्वीना को बचपन से ही कराटे और फाइटिंग सिखाई। एक दिन उसके फादर को क्वीना के रूम में मेकअप और गर्ल्स के क्लोथ्स मिल गए। उसके फादर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने क्वीना को घर से निकाल दिया। पर इस बॉर्डरलैंड वर्ल्ड में वो फाइनली फ्री है। वो क्वीना है अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ। अब इस इमोशनल एक्सचेंज के बाद फाइट रिज्यूम होती है। एक फाइनल पावरफुल कॉम्बिनेशन मूव के साथ क्वीना लास्ट बॉस को डिफीट कर देती है। मीनवाइल अरिसु अपनी चेयर पर बंधा हुआ स्ट्रगल कर रहा होता है। उसे टेप मिल चुकी है और वो रोप्स को कट करने की कोशिश कर रहा है। काफी मेहनत के बाद रस्सी कट हो जाती है और वो फ्री हो जाता है। अरिसु तुरंत खड़ा होता है और लाउडली हेल्प के लिए चिल्लाता है। यूसागी, टेट्टा और असाही जो पास में ही छुपे हुए होते हैं उसकी आवाज सुनते हैं। अब तीनों तुरंत उस डायरेक्शन में दौड़ते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। चारों मिलकर बाहर निकलते हैं और एक सेफ कॉर्नर में जाकर बैठकर सोचने लगते हैं। अरिसु कहता है कि उन्हें गेम मास्टर की तरह सोचना होगा। ये गेम क्यों बनाया गया, इसका असली पर्पस क्या है। तभी असाही कुछ कहने की हिम्मत करती है। वो रिवील करती है कि वो और मोमोका दोनों गेम डीलर्स थे। उन्हें इस गेम को सेटअप करने के लिए चुना गया था। अब ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं असाही पूरी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि कुछ हफ्तों पहले जब वो और मोमोका इस खाली टोक्यो में पहुंची थी तो एक मिस्टीरियस आदमी ने उन्हें कांटेक्ट किया। उस आदमी ने उन्हें ऑफर दिया, अगर वो डीलर्स और असिस्टेंट्स के रूप में काम करें, फेक प्लेयर्स की तरह एक्ट करें, तो बदले में उन्हें 2 हफ्तों का वीजा मिलेगा। लेकिन एक स्ट्रिक्ट कंडीशन थी, अगर उन्होंने किसी को भी इस सीक्रेट के बारे में बताया तो उन्हें इमीडिएटली मार दिया जाएगा। मोमोका ने भी सच रिवील करना चाहा था और फिर आज उसका मर्डर हो गया। असाही अब अपना फोन निकालती है जिसमें एक सीक्रेटली शॉट वीडियो है। वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग बड़ी स्क्रीन पर गेम देख रहे हैं और प्लेयर्स पर बेट लगा रहे हैं। जब कोई प्लेयर मरता है तो सेलिब्रेट करते हैं। इन लोगों के लिए ये सब इंटरटेनमेंट है। अरिसु डीपली सोचता है, अगर मोमोको डीलर थी तो शायद उसने खुद को ही मारा हो। प्लेयर्स के दिलों से खेलने के लिए उन्हें कंफ्यूज करने के लिए अरिसु की आंखें चमक उठती हैं। मोमोका ने खुद को मारा, वो खुद ही विच है। वो एक्सप्लेन करता है कि हार्ट गेम्स साइकोलॉजिकल होते हैं। गेम का पर्पस इनोसेंट लोगों को मरवाना है,
प्लेयर्स को एक दूसरे के खिलाफ करना है। अब चारों क्विकली मेन लॉबी की तरफ जाते हैं। वहाँ का सीन हॉरिफिक होता है और बॉडीज भी जल चुकी होती हैं। अरिसु लाउडली चिल्लाता है, रुको, मुझे पता है कि विच कौन है। अब अरिसु सेंटर में आता है और क्लियरली एक्सप्लेन करता है, विच मोमोका खुद है, उसने खुद को मारा है और ये पूरा गेम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए। अब एग्यूनी पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अरिसु फर्मली कहता है कि हमें मोमोका की बॉडी को फायर ऑफ जस्टिस में फेंकना होगा, वो ही विच है। कुछ प्लेयर्स रिलक्टेंटली मोमोका की बॉडी उठाते हैं और फायर ऑफ जस्टिस की तरफ ले जाते हैं। वो बॉडी को आग में फेंक देते हैं और सब रुककर देखते हैं। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद सबके फोन पर नोटिफिकेशंस आती हैं, गेम क्लियर। लाउड चीयर्स और क्राइज ऑफ रिलीफ पूरे हॉल में गूंजती है। लेजर्स गायब हो जाती हैं, डोर्स खुल जाते हैं। लेकिन यहाँ सेलिब्रेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। जब लोग चारों तरफ देखते हैं तो डर उन पर हेवी पड़ जाता है। बाहर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। इनोसेंट लोग जो अभी कुछ घंटे पहले जिंदा थे अब नहीं हैं। एग्यूनी अब अपनी गन फ्लोर पर गिरा देता है। वो अपने हाथों को देखता है कि ये हाथ जिन्होंने इतने इनोसेंट लोगों को मारा, उनके चेहरे पर गिल्ट और हॉरर दिखती है। अगले दिन अरिसु, युसागी, चिशिया और क्यूइना उस लोकेशन पर जाते हैं जो असाही की वीडियो में दिखी थी। जब वो रूम में एंटर करते हैं तो एक शॉकिंग साइट देखते हैं। वो सारे लोग जो स्क्रीन्स पर गेम्स खेल रहे थे वो सब डेड पड़े होते हैं। रेड लेजर्स ने उन सबको मार दिया होता है। ये लोग गेम मास्टर्स नहीं थे। चिशिया क्वाइटली कहता है, ये भी शायद प्लेयर्स थे या पॉन्स थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी हिडन है। तभी रूम की सारी स्क्रीन सडनली जल उठती हैं। स्क्रीन पर मीरा अपेयर होती है। मीरा बिल्कुल अलग दिख रही होती है। उसके कपड़े एलिगेंट और रीगल होते हैं। उसके सर पर एक क्राउन जैसा एक्सेसरी है। मीरा एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज को बोलना शुरू करती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सर्वाइवर्स, तुम लोगों ने अब तक के गेम्स को सक्सेसफुली क्लियर किया है। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ बिगिनिंग थी, एक वार्म अप थी। असली गेम्स अभी शुरू होने वाले हैं। स्क्रीन पर टोक्यो और स्काईलाइन की इमेजेस दिखने लगती हैं। आसमान में बड़े बड़े प्लेइंग कार्ड्स फ्लोट कर रहे होते हैं। फेस कार्ड्स, किंग ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ क्लब्स और बाकी। फेस कार्ड्स गेम्स, मीरा एक्सप्लेन करती है, ये गेम्स सबसे डेंजरस होंगे। हर फेस कार्ड एक स्पेसिफिक लोकेशन पर है। हर गेम यूनिक होगा और डेडली होगा। अगर तुम सारे फेस कार्ड्स डिफीट कर लोगे तो तुम इस बॉर्डरलैंड से निकल सकते हो और तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो। ये सजेस्ट करता है कि शायद स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 की पूरी कहानी। एक इनक्रेडिबल जर्नी, सर्वाइवल, फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस और अल्टीमेटली होप की कहानी। अरिसु और उसके साथियों ने इतना कुछ फेस किया, इतना कुछ खोया, लेकिन आखिर में वो जीत गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या बॉर्डरलैंड रियल था या सिर्फ एक ड्रीम था? क्या वो नियर डेथ एक्सपीरियंस था जो कोमा में हुआ, या कुछ और मिस्टीरियस? और वो जोकर कार्ड क्या इंडिकेट करता है? ये सारी मिस्ट्रीज हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। एलिस इन बॉर्डरलैंड सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, ये लाइफ, डेथ, पर्पस और ह्यूमन नेचर के बारे में भी है। हर कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी है। अरिसु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, युसागी ने हीलिंग पाया, चिशिया ने इमोशंस को एक्सेप्ट किया, क्वीना ने अपनी आइडेंटिटी एम्ब्रेस की। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि चाहे लाइफ कितनी भी टफ हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें लड़ते रहना चाहिए, सरवाइव करना चाहिए, क्योंकि लाइफ प्रीशियस है और हमेशा एक दूसरा चांस होता है चीजों को बेहतर बनाने का। तो दोस्तों, ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या बॉर्डरलैंड रियल था या ड्रीम? और हाँ, सीजन 2 भी आ चुकी है जहां और भी ज्यादा मिस्ट्रीज रिवील होने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीजन 2 की भी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर और याद रखना, लाइफ एक गेम है, प्ले इट वेल। थैंक यू।